एचडीएफसी बैंक का 45 करोड़ का मार्केटिंग स्कैम। देश के सबसे बड़े बैंक में ये क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक जहां आप अपना पूरा पैसा सेविंग करके रखते हो, उसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट पर आरोप लग रहे हैं। एक तरफ है 45 करोड़ का मार्केटिंग खर्च, जो कि मार्केटिंग खर्च नहीं था बल्कि किसी को सेविंग का इंटरेस्ट देना था। दूसरी तरफ है बैंक के सीईओ पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। तीसरी तरफ है 6 लाख ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर बिकने को रखे जाना। चौथा मामला आरबीआई द्वारा 1 साल में 2 बार जुर्माना लगाना। ये कोई आम बात नहीं है, ये मामला है भारत के सबसे प्रतिष्ठित बैंक का, एचडीएफसी बैंक का। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब ये खबर सामने आई तो एचडीएफसी बैंक के शेयर एक ही दिन में 2.5% तक गिर गए। एचडीएफसी बैंक का शेयर कल 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो सवाल जरूर उठता है, आखिर देश के सबसे भरोसेमंद बैंक में ये क्या चल रहा है? क्या ये सिर्फ कुछ बदमाश कर्मचारियों की करतूत है या फिर कोई सिस्टमैटिक गवर्नेंस क्राइसिस जो ऊपर तक फैली हुई है? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक से हर जुड़ी बड़ी घटनाओं को हम डिटेल में समझेंगे। बैंकिंग सिस्टम पर यह वीडियो जरूर देखें कि कैसे बैंक चार्जेस के नाम पर आम आदमी को लूटा जाता है। 27 मई 2026 सुबह के 8 बज रहे थे। सुबह की ताजा खबरें पढ़ने वालों के लिए यह कोई अलग दिन नहीं था, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ने पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर को हिलाकर रख दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी, एचडीएफसी बैंक ने एक सरकारी कंपनी को ज्यादा ब्याज देने के लिए 45 करोड़ रुपए का मार्केटिंग खर्च दिखाकर उसे इंटरेस्ट की तौर पर दे दिया। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्या है पूरा मामला। एचडीएफसी बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC यानी महाराष्ट्र सरकार की सड़क विकास वाली कंपनी के साथ एक डील की थी। बैंक चाहता था कि MSRDC उसके पास बड़ी मात्रा में डिपॉजिट रखे, लेकिन MSRDC ने पहले ही साफ कर दिया था। दूसरी जगह उन्हें 6% या उससे ज्यादा ब्याज मिल रहा था। HDFC के सिर्फ 3.5% पर वो अपना पैसा नहीं रखना चाहते थे। HDFC बैंक को लगभग 25,000 करोड़ रुपए के बड़े डिपॉजिट का लालच था, तो बैंक ने एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया 6.01% का इफेक्टिव रिटर्न MSRDC को देने का। लेकिन आरबीआई का नियम ये कहता है कि डिपॉजिट पर नेगोशिएटेड रेट या डिफरेंशियल इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। तो एचडीएफसी बैंक को कोई रास्ता चाहिए था और उन्होंने वो रास्ता निकाला। बैंक ने तय किया कि मार्केटिंग बजट द्वारा MSRDC को 45 करोड़ दिया जाएगा। पैसे सीधे ब्याज के तौर पर MSRDC को मत दो, इसके बजाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जरिए, और वो भी रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के नाम पर। बैंक मैनेजमेंट ने डिसाइड किया 4 लोकल वेंडर्स के जरिए पैसे भेजो, फिर वो वेंडर्स MSRDC को पैसे पहुंचाएंगे। 2023 से 2025 के बीच एचडीएफसी बैंक के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने MSRDC को करीब 39.7 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 45 करोड़ रुपए था। यानी MSRDC के अकाउंट में ब्याज तो दिख रहा है, लेकिन वो मार्केटिंग कैंपेन के जरिए। बैंक की इंटरनल जांच में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संतानम ने यह कहा, उनका डिपार्टमेंट सिर्फ एक फैसिलिटेटर था जिसने डिफरेंशियल इंटरेस्ट को मार्केटिंग स्पेंड की शक्ल दी। यानी ये केवल एक कवर था जिसके जरिए बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने ब्याज की अतिरिक्त राशि को छुपाने का काम किया। अब आता है यहाँ पर सबसे दिलचस्प ट्विस्ट। 18 मार्च 2026 को एचडीएफसी बैंक के तत्कालीन चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया। बैंक ने इसे व्यक्तिगत कारण बताया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जांच बताती है कि असली वजह कुछ और है। चक्रवर्ती ने इस्तीफे के बाद एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कुछ घटनाएं और प्रैक्टिस जो बैंक के भीतर चल रही थी उनके नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाती, और उनके इस्तीफे के मात्र 6 दिन पहले यानी 12 मार्च को बैंक की ऑडिट कमेटी ने इस 45 करोड़ के मामले की औपचारिक इंटरनल जांच का आदेश दे दिया था। यानी पहले ऑडिट कमेटी ने जांच शुरू की और फिर 6 दिन बाद चेयरमैन चक्रवर्ती ने नैतिक कारणों से इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि क्या चक्रवर्ती का इस्तीफा इसी 45 करोड़ के मामले से जुड़ा था? खबरों के मुताबिक तो ऐसा ही लगता है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच ने यह खुलासा किया कि एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन और सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन उन चर्चाओं में मौजूद थे जहां यह पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था। मतलब बैंक के सबसे ऊपरी मैनेजमेंट को इस बात की पूरी जानकारी थी। लेकिन एमडी जगदीशन पर सिर्फ जानकारी रखने का ही आरोप नहीं है, मामला इससे भी कहीं गंभीर है। मुंबई के लीलावती अस्पताल ने जगदीशन पर लगभग 2 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि चेतन मेहता नाम के एक व्यक्ति ने जगदीशन को पैसे दिए और बदले में उन्होंने ट्रस्ट के मैनेजमेंट में हस्तक्षेप किया और ट्रस्ट के एक सदस्य के पिता को परेशान करने में मदद की। ट्रस्ट ने आरबीआई की फिट एंड प्रॉपर गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा, जगदीशन का सीईओ बना रहना उचित नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 30 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और सीबीआई से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया। बैंक का कहना है कि मेहता परिवार बैंक के 20 साल पुराने लोन के डिफॉल्टर है। मेहता परिवार की कंपनी स्प्लेंडर जेम्स लिमिटेड ने 1995 में लोन लिया था, 2001 में डिफॉल्ट कर दिया और 2004 में डीआरटी से रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बावजूद पैसे अब तक नहीं चुकाए गए। बैंक का आरोप है कि ये लोन डिफॉल्टर अब लीगल प्रोसेस का दुरुपयोग करके बैंक के सीईओ को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी कस्टमर के अकाउंट से चार्जेस काट लिए जाते हैं तो कस्टमर को उसी के पैसे रिवर्स करने के लिए मना कर दिया जाता है। अगर आपका बैंक चार्जेस रिवर्स करके देती भी है तो अगर आपका 20,000 का चार्जेस है तो आपको 500 से 1,000 रुपए तक का रिवर्सल करके देगी और कस्टमर को बताया जाएगा कि बैंक की पॉलिसी है कि इतना ही चार्जेस हम रिवर्स करके दे सकते हैं। यह डिसीजन हमारे मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया है, हम इससे ज्यादा रिवर्सल अमाउंट आपको नहीं दे सकते। वहीं दूसरी तरफ बैंक अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक तरफ कस्टमर के खुद के पैसे लौटा नहीं सकते, दूसरी तरफ बैंक ज्यादा डिपॉजिट के लालच में पूरा इनका टॉप मैनेजमेंट उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सपोर्ट करता है और तो और नियमों को तोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? क्या कोई इसका जवाब देगा? यह पहला मौका नहीं है जब एचडीएफसी बैंक रेगुलेटरी नजर में आया है। 28 नवंबर 2025 आरबीआई बैंक ने एचडीएफसी पर 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने पाया कि बैंक ने एक ही लोन कैटेगरी के अंदर मल्टीपल बेंचमार्क्स अपनाए। बैंक की एक पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी ने बैंक कंपनी के लिए गैर अनुमत कारोबार किया, केवाईसी कंप्लायंस का काम आउटसोर्सिंग को दे दिया। इससे पहले 11 जुलाई 2025 को आरबीआई ने 4,88,000 का जुर्माना लगाया था, यानी एक साल में 2 बार जुर्माना। आरबीआई ने यह भी कहा कि यह जुर्माना सिर्फ रेगुलेटरी कंप्लायंस के कमियों पर लगाया गया है और इससे बैंक के किसी भी ग्राहक सेवा पर कोई असर नहीं पड़ता। मगर सवाल यह है कि एक बैंक जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कहलाता है, वह नियमित रूप से नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहा है? जरा सोचिए, आपकी बैंक की पूरी डिटेल, पता, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, सब कुछ किसी हैकर के हाथ लग जाए तो कितना खतरनाक होगा। लेकिन यही हुआ। मार्च 2026 खबर आई कि 6 लाख एचडीएफसी बैंक ग्राहकों की पर्सनल डिटेल डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाली गई है। हैकरों ने डेटा के सैंपल शेयर किए और पूरे डेटाबेस के लिए पैसे मांगे। बैंक का जवाब था, नो डेटा लीक एट एचडीएफसी बैंक, आवर सिस्टम हैव नॉट बीन ब्रीच्ड। बैंक ने यह भी कहा कि डार्क वेब पर जो डेटा सर्कुलेट हो रहा था वह उनके सिस्टम से नहीं आया बल्कि किसी और तरीके से एकत्रित किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर सिस्टम सुरक्षित है तो 6 लाख एचडीएफसी बैंक कस्टमर्स का डेटा डार्क वेब पर कैसे पहुंचा और क्या बैंक ने ग्राहकों को सही तरीके से सुरक्षित किया है? यह सिर्फ बैंक के ग्राहकों की ही बात नहीं है। एचडीएफसी एएमसी के साथ एक अलग डेटा चोरी का मामला सामने आया। 16 मई 2026 को कंपनी के आईटी सिस्टम में गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद हैकर ग्रुप मार्फियस ने ईमेल भेजकर दावा किया कि 680 जीबी से ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा चोरी किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हैकर ग्रुप को चुराए गए डेटा का इस्तेमाल, वितरण या खुलासा करने से रोकते हुए कहा, अगर गोपनीय डेटा का दुरुपयोग, लीक या व्यापार किया गया तो इससे गंभीर परिणाम होंगे और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डेटा की सुरक्षा ग्राहक का मूल अधिकार है और एचडीएफसी जैसा बैंक यदि उस विश्वास को तोड़ता है तो उसके परिणाम बहुत गहरे होंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया शहर में एचडीएफसी बैंक के 2 पूर्व ब्रांच मैनेजर इरफान जरगर और आदिल अयूब ने 5 सालों तक 15 से अधिक ग्राहकों के करीब 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए। उन्होंने कैसे किया? जाली दस्तावेजों, फर्जी हस्ताक्षर और नकली रसीदों के जरिए फंड डाइवर्ट किया। बैंक के इंटरनल जांच में एक बड़ी विसंगति सामने आई। एक व्यवसायी असीम इकबाल वानी के लोन अकाउंट में 1 करोड़ 35 लाख की सीधी गड़बड़ी मिली। सबसे चौंकाने वाली बात,
वानी को तो लोन रिपेमेंट के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल चुका था, लेकिन अकाउंट में बकाया अभी भी दिख रहा था और तो और उस पर ब्याज भी लग रहा था। हैदराबाद में तो एक पूरे बैंकिंग नेटवर्क के जरिए फ्रॉड हुआ। 11 लोगों के नाम पर 4 करोड़ 30 लाख के जाली लोन मिले। जब बैंक ने गहराई से जांच की तो यह आंकड़ा संदिग्ध 63 लोन्स तक पहुंच गया और कुल रकम 20 करोड़ से अधिक हो गई। बेंगलुरु में बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग ने ब्रांच मैनेजर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा करके बैंक से फर्जी लोन हासिल किए। बैंक का जवाब है कि इस तरह की घटनाएं किसी भी बैंक में हो सकती है, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि HDFC जैसे बड़े बैंक में इतने सारे अलग अलग फ्रॉड कैसे एक साथ चल रहे हैं। 2022 में चेन्नई के टी नगर ब्रांच में एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के दौरान एक अजीब गड़बड़ी सामने आई। अचानक करीब 100 खातों के बैलेंस 13 करोड़ रुपए तक चले गए। यह सिर्फ डिस्प्ले एरर था, लेकिन इस गलत दिख रहे बैलेंस की वजह से बैंक को पूरी रिकवरी प्रक्रिया में परेशानी हुई। बाद में खबर आई कि बैंक 4,468 ग्राहकों के अकाउंट से करीब 100 करोड़ रुपए की रिकवरी करने में जूझ रहा था। बैंक का कहना है जांच में जो भी निकला उसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हुआ है। बैंक के पास मजबूत प्रोसेस है और हर मामले में पूरी प्रक्रिया के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों रेगुलेटर RBI और सेबी ने इस मामले में अब तक बैंक के पक्ष में ही बात की है। दोनों ने कहा उन्हें इस मामले में कोई सामग्री चिंता नहीं मिली। 45 करोड़ के आरोपों और CEO के विवाद के बावजूद बैंक का कारोबार बेहतरीन चल रहा है। डिपॉजिट 14.4% बढ़े, सालाना 74,671 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। क्या यह मामला सुलझेगा या फिर और बढ़ेगा? बैंक का शेयर 2026 में पहले ही 23% तक गिर चुका है। लीलावती ट्रस्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में है। यहां से अगर CEO के खिलाफ कुछ निकलता है तो HDFC के टॉप लीडरशिप पर गंभीर संकट आ सकता है। लेकिन इस वक्त बैंक क्या बोल रहा है? वी स्ट्रांगली रिजेक्ट एनी assumption ऑफ रॉन्ग डूइंग। दोस्तों, मगर इस पूरी कहानी से मुझे एक सबक समझ में आता है। एक बड़े बैंक पर अंधा विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। अचानक पता चलता है कि बैंक मार्केटिंग बजट के द्वारा ग्राहकों का पैसा दूसरी जगह भेज रहा है और तो और टॉप मैनेजमेंट पर रिश्वत के आरोप भी लग रहे हैं। हम सब के लिए एक 3 सुझाव है। अपने बैंक अकाउंट पर नजर रखें, कभी भी किसी अनजान लेन देन को इग्नोर न करें। अगर ज्यादा परेशानी हो तो बैंक या RBI ग्राहक सेवा से तुरंत संपर्क करें। बड़े बैंकों के प्रति कभी भी अंधा विश्वास न रखें। उन बैंकों के प्रॉफिट आपके डिपॉजिट से बनते हैं। मेरा यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। अगर आपको यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैंक के प्रति कोई भी सुझाव आपके पास हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि बैंक हमेशा सुरक्षित होता है तो यह वीडियो उसे जरूर भेजें।